स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी। कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान में अब तक हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा। फ्रांस की क्रांति के बाद इसी बुक में हमारा दूसरा जो अध्याय है वह है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब देखिए कि एक घटना के घटने के बाद में हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक अपने आप में थोड़े बहुत कनेक्टेड हैं। हमने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी तब उस समय हमने ये पढ़ा कि फ्रांस के अंदर राजतंत्र था, सत्ता और समाज पर कुलीन वर्ग का प्रभाव था। इसके अलावा समाज एस्टेट्स में बंटा हुआ था और यहाँ पर जो क्रांति हुई उस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता जैसे मानवाधिकारों की मांग को लेकर क्रांति की गई थी और इन्हें प्राप्त करने में फ्रांस की जनता जो है वो सफल रही थी। अब इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अंदर अन्य देशों पर भी पड़ना स्वाभाविक था। इसी संदर्भ में हमारा अगला पाठ है जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बाद उसकी विचारधारा का, उसके क्रांति के परिणामों का प्रभाव उसके आसपास के क्षेत्रों पर पड़ने लगा और अब तक जो दुनिया के देश ये मानकर चल रहे थे कि जैसी सामाजिक व्यवस्था या जैसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इस बात को लोग नकारने लगे और उन्हें परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई देने लगी। वे ये सोचने लगे कि जब फ्रांस में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन संभव है तो हमारे देशों में भी संभव हो सकता है। तो इस तरह की विचारधारा के कारण से दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर अलग अलग तरह की विचारधाराएं पनपने लगी और इन्हीं विचारधाराओं के पनपने से दुनिया के अन्य देशों में या यूँ कहें कि यूरोप के अन्य देशों में राजनीतिक उथल पुथल मचने लगी। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप एक महाद्वीप है। जैसा कि हमने हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले विश्व के मानचित्र में देखा था कि फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है और यहाँ पर हम पूरे यूरोप महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उस महाद्वीप में आने वाले सारे देश, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी आदि, ठीक है ना। तो इन सभी देशों में अलग अलग विचारधाराएं जो हैं वो पनप रही थी। अब देखिए कि समाज के अंदर ये जो विचारधाराएं पनप रही थी, इन विचारधाराओं में कई विचारधाराएं थी जो काफ़ी उदारवादी थी, कई विचारधाराएं थी जो बिल्कुल रूढ़िवादी थी और कई ऐसी विचारधाराएं थी जो ये कह रही थी कि जो चली आ रही परंपरा है वो बिल्कुल ही गलत है, उसको पूरी तरह से जड़ से बदल देना चाहिए। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति का जो यूरोप के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ और इन विचारधाराओं का जो उदय हुआ था इसको हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ये विचारधाराएं कौन कौन सी थी? एक पहली जो विचारधारा सामने आई वह थी उदारवादी। अब देखिए फ्रांस की क्रांति के बाद एक वर्ग उदारवादियों का आया सामने उभर कर, जो ये चाहता था कि सभी धर्मों को समानता के साथ देखा जाए। यानी कि फ्रांस की क्रांति से पहले तक क्या था कि भाई हर एक देश के अंदर एक पर्टिकुलर धर्म जो था उसको मान्यता मिली हुई होती थी, या कि उसका एक विशेष प्रभाव होता था। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर कैथोलिक चर्च का था, रशिया और ऑस्ट्रिया के अंदर ईसाइयों का चर्च का था। तो इस तरह से एक धर्म को प्रधानता न देकर सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करना, सभी धर्मों को समानता का दर्जा देना, ये क्या थी? उदारवादियों की एक नीति थी। क्या थी? सभी धर्मों को समानता, ठीक है ना।
उदारवादी जो एक वर्ग विचारधारा हमारे सामने उभर कर आती है फ्रांस की क्रांति के बाद, यूरोप के अन्य देशों के अंदर जब हम राजनीतिक उथल पुथल की चर्चा करते हैं तब, तो हमारे सामने एक जो मत आता है उदारवादियों का, वो ये था कि किसी भी देश या राष्ट्र में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं मिले, सभी धर्मों के साथ समानता का बर्ताव किया जाए, और इसी के साथ ये जो विचारधारा के व्यक्ति थे ये वंशानुगत परंपरा के साथ जो अपना राजतंत्र चल रहा था, वंश परंपरा का जो राजतंत्र था, इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है ना। ये कहते थे कि राजा जो वंशानुगत लगातार चला आ रहा है, इस परंपरा का ये क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो इस विचारधारा के व्यक्तियों की जो दूसरी विशेषता थी वो ये थी कि ये वंशानुगत राजतंत्र की जो परंपरा चली आ रही थी सदियों से, उसका विरोध करते थे। इसी के साथ इन्होंने समर्थन किसका किया था, ये कह रहे थे कि प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई जो सरकार है वह शासन करे। अब यहाँ पर प्रतिनिधि शासन का ये जो इनका फंडा था, इसमें कुछ विरोधाभास देखने को मिलता है। इसमें देखो विरोधाभास ये मिलता है कि इन लोगों ने ये तो कह दिया कि प्रतिनिधियों की चुनी हुई सरकार हो, उसका द्वारा चलाया जाने वाला शासन हो, लेकिन विरोधाभास ये था कि ये लोग ये नहीं चाहते थे कि भाई प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग का चुनाव सारी जनता करे, ये मताधिकार सबको नहीं देना चाहते थे। ये जी कह रहे थे कि भाई जो वोट डालने का अधिकार ये केवल संपन्न और कुलीन वर्ग को होना चाहिए। तो इस कारण से इनकी जो प्रतिनिध्यात्मक सरकार की विचारधारा थी अपने आप में थोड़ी विरोधाभासी सी प्रतीत होती है। क्या थी कि वोट डालने का इनका जो अधिकार था केवल संपन्न वर्ग को ये देना ठीक है। तो ये एक विचारधारा जो उभर कर सामने आई, ये क्या कहलाई, उदारवादी विचारधारा, जिसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जो थे वो ये कहते थे कि एक किसी भी राष्ट्र के अंदर कोई राजधर्म या कोई एक विशेष धर्म नहीं हो, सभी धर्मों के साथ समानता का बर्ताव हो। इसके अलावा ये वंश परंपरा पर आधारित शासन का विरोध करते थे, यानी कि जो वर्षों से चली आ रही राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस परंपरा का इन्होंने विरोध किया। और ये इन्होंने ये कहा कि प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, लेकिन उस सरकार को चुनने का अधिकार इन्होंने केवल संपन्न तबके को दिया। तो यहाँ इनकी ये जो विचारधारा थी ये थोड़ी सी आपस में विरोधाभासी सी प्रतीत होती है। तो इस विचारधारा का एक वर्ग जो था ये उभर कर सामने आया। और इन्हीं के अलावा एक जो विचारधारा और हमारे सामने आई वो थी रेडिकल। अब देखिए इस रेडिकल विचारधारा के लोगों को क्या थी ये विचारधारा थी आमूल परिवर्तनवादी। आमूल यहाँ पर हिंदी का शब्द है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। आमूल का मतलब होता है जड़ से, पूरी तरह से, ठीक है ना, संपूर्ण परिवर्तन कर देना। अब ये वर्ग जो था रेडिकल, ये कह रहा था कि समाज में जो अभी वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही है इनमें पूरी तरह से परिवर्तन की आवश्यकता है, या यूँ कहें जड़ से पूरी तरह से नई व्यवस्थाओं को लागू करने की बात ये
करते थे। अब इस वर्ग के जो व्यक्ति थे ये भी बहुमत पर आधारित सरकार के पक्षधर थे। अब देखिए यहाँ पर बहुमत नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रतिनिधियों द्वारा चुनी हुई सरकार है। और ये जो रेडिकल वर्ग था ये क्या कह रहा है, बहुमत, यानी कि जनता द्वारा चुनी गई बहुमत की सरकार, इसमें अधिकांश लोग जिनका समर्थन करें वे। ये जो रेडिकल वर्ग था वो ये कह रहा था कि भाई जनता का अधिकांश वर्ग जिस समूह को पसंद करे या जिस विचार का समर्थन करे उसको राज शासन में होना चाहिए। और ये क्या थे, ये पूरी तरह से परिवर्तन को स्वीकार करना चाहते थे। ठीक है ना। एक और इनका जो विशेष काम था, अब यहाँ पर देखो कि वोट का अधिकार यहाँ किसको मिल रहा है, केवल संपन्न वर्ग को। और जब हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी वहाँ पर जो एस्टेट मतलब नेशनल असेंबली का चुनाव हो रहा था उसमें भी वर्ग कौन सा था, मतदाता, वे जो 3 मजदूरों की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो, यानी कि वहाँ पर भी क्या था, कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। तो अब तक हमने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें क्या है, मताधिकार क्या था, एक विशेष मुद्दा रहा जो कि सबको प्राप्त नहीं था। और यहाँ पर ये जो रेडिकल वर्ग था ये महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन कर रहा था। ये कह रहा था कि भाई सभी को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये क्या थे, महिला मताधिकार। आंदोलन के समर्थक थे ये। ठीक है ना। ये कह रहे थे कि भाई महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा ये एक बात और कह रहे थे कि ये जो कुलीन और पादरी वर्ग था जिसका अब तक के शासन में वर्चस्व छाया हुआ था, जिनको कि विशेषाधिकार मिले हुए थे, ये इनका विरोध करते थे। ये कह रहे थे कि समाज में किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। तो कुलीन और संपन्न वर्ग, या यूँ कहें कि राजा और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों के ये विरोधी थे। अब देखिए जहाँ पर ये महिला मताधिकार का समर्थन कर रहे हैं, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध कर रहे हैं, तो हमें इनकी थोड़ी थोड़ी विचारधारा पर आइडिया लग जाता है कि भाई ये जो लोग थे ये सबको बराबर मान के चल रहे थे और योग्यता का सम्मान करने वाले थे। तो इसी आधार पर इन्होंने जो है निजी संपत्ति का जो अधिकार था उसका भी समर्थन, किसी राज्य या सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, निजी संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन किया था। किंतु इस निजी संपत्ति के अधिकार के समर्थन के साथ ही इनका एक जो था मोटिव कि भाई संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। कैसे कि जैसे मान लो एक वर्ग है वो तो लगातार धनाढ्य बनता जा रहा है और दूसरा वर्ग है वो लगातार शोषित होता जा रहा है। ये इसके थोड़े से विरोधी थे। ये कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति मेहनत करे उसको अपनी संपत्ति जोड़ने का अधिकार होना चाहिए, ना कि केवल एक धनाढ्य वर्ग को लगातार अपनी संपत्ति को बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। ये क्या कहते थे कि सबको समान अधिकार है संपत्ति जोड़ने का। किसी एक वर्ग के अंडर में बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाए या केवल एक ही वर्ग का पूरी संपत्ति पर अधिपत्य स्थापित हो जाए, इस बात का ये विरोध करते थे। तो इस तरह से हमने 2 विचारधाराएं देख ली है, एक उदारवादी और दूसरी रेडिकल। ये रेडिकल जो है ये तो पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है, ये सब कुछ नए सिरे से शुरुआत चाहता है। और जो उदारवादी है ये थोड़ी उदारता के साथ सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहता है। वंश परंपरा की जगह पर ये प्रतिनिधियों द्वारा चुनी हुई सरकार को लाना चाहता है, लेकिन इनके प्रतिनिधियों को जो चुन रहा है
वो क्या है, केवल एक संपन्न वर्ग है। तो इस तरह से हमने दो विचारधाराएं पढ़ी। इन्हीं दो विचारधाराओं के अलावा एक और भी विचारधारा थी जो लगातार इन दोनों के बीच में उभर कर अपना वर्चस्व बनाए रख रही थी, और वो विचारधारा थी रूढ़िवादियों की। अब देखिए, रूढ़ि शब्द से ही क्या समझ में आता है कि प्राचीन परंपरा के समर्थक रहे होंगे कोई, और ये अपनी विचारधारा में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जिस तरह हम अपने घरों में नहीं सुनते हैं क्या कि भाई बुजुर्गों को जल्दी से परिवर्तन नहीं सुहाता है, वो अपनी परंपराओं के अनुसार ही काम करना पसंद करते हैं। तो ये रूढ़िवादी जो एक वर्ग था, ये भी इसी तरह का ही वर्ग था। ये परिवर्तन को पहले तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। ये कह रहे थे कि भाई परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहना चाहिए। ईश्वर ने जो व्यवस्था दे रखी है उसी को हमें फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे ये जो राजा के दैवीय अधिकार का सिद्धांत था ये खारिज हो गया। फ्रांस की क्रांति हुई, तो इस क्रांति का प्रभाव इन रूढ़िवादियों के विचारों पर भी पड़ा, और इन रूढ़िवादियों ने अब धीरे धीरे कम से कम ये स्वीकार करना शुरू कर दिया कि भाई परिवर्तन की आवश्यकता तो है। जहाँ पहले ये कह रहे थे कि परिवर्तन कहीं भी ज़रूरी नहीं है, परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके स्थान पर अब ये जो रूढ़िवादी थे ये परिवर्तन को थोड़ा बहुत स्वीकार करने लगे थे। अब ये जो रूढ़िवादी परंपरा के व्यक्ति थे ये क्या थे, ये थे रेडिकल और उदारवादी, दोनों के ही विरोधी। ये दोनों का समर्थन नहीं करते थे। इनका पहला मोटिव क्या था कि ये रेडिकल का भी विरोध कर रहे थे व उदारवादियों का भी। दोनों विचारधाराओं के क्या थे, ये विरोधी थे। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा तो वो थी कि भाई पुरानी परंपराएं जो चली आ रही है वो सब ठीक है। रेडिकल ये कह रहे थे कि भाई पूरी तरह से बदलाव चाहिए, और उदारवादी कह रहे थे कि उनमें बदलाव की ज़रूरत है। ये प्रतिनिधियों को चुनना चाह रहे थे, ये बहुमत के आधार पर सरकार बनाना चाह रहे थे, और ये जो रूढ़िवादी विचारधारा थी वो तो इस व्यवस्था को बदलना ही नहीं चाह रही थी। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत परिवर्तन के विचार को इसने अब स्वीकार करना शुरू कर दिया था। कब? फ्रांस की क्रांति के बाद। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो स्वतंत्रता, समानता जैसे मानवाधिकारों की जहाँ बात हुई, तब उस विचारधारा के कारण, उन अधिकारों की मांग के कारण रूढ़िवादियों ने अपने विचारों में जो क्या है थोड़ा सा परिवर्तन किया और बदलाव को सहमति दी। उससे पहले तक ये बदलाव को पूरी तरह से खारिज करते थे कि कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद रूढ़िवादी विचारकों ने बदलाव करने की आवश्यकता को तो मंजूरी दी, लेकिन इनका मानना था कि ये दोनों जो विचारधाराएं हैं ये बदलाव का सही तरीका नहीं है। तो फिर इन्होंने अपना तरीका क्या बताया वो भी देखें। तो ये कहते थे कि परिवर्तन तो हो लेकिन थोड़े बहुत चली आ रही जो परंपराएं हैं उनमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ परिवर्तन आवश्यक माने इन्होंने कि भाई ठीक है, जो पहले राजा के हाथ में सारे अधिकार थे तो इन्होंने शायद मानवाधिकारों को ही समर्थन दिया है। और दूसरा ये कह रहे थे कि जो परिवर्तन हो उनकी गति एकदम धीमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक से सबको सारे अधिकार प्रदान कर दिए, नहीं। और एक और बात ये कहते थे कि जो हमारी पुरानी विचारधाराएं, पुरानी परंपराएं हैं, जो चली आ रही शासन व्यवस्था है, उसको सिरे से हम नकार नहीं सकते हैं। इतने सालों तक जिस व्यवस्था ने हमारे समाज को संचालित किया है, एक दिन में हम उसको क्या ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही उसको पूरी तरह से नकारात्मक सिद्ध कर सकते हैं। तो ये कहते थे कि जो अतीत की परंपराएं हैं या अतीत जो है उसका भी क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और उस सम्मान के साथ साथ हमें क्या करना है, धीमी गति से परिवर्तन करना है। तो ये क्या थी, रूढ़िवादी विचारधारा थी। ये हमारी तीन विचारधाराएं उभर कर सामने आती हैं, एक उदारवादी, एक रेडिकल यानी कि आमूल परिवर्तनवादी और एक रूढ़िवादी। इन तीनों विचारधाराओं ने पूरे यूरोप के सभी देशों में अपना
जाल फैला रखा था। लोग अलग अलग गुटों में बट रहे थे, कोई उदारवादियों का समर्थन में जा रहा था, कोई रूढ़िवादियों के समर्थन में जा रहा था, कोई रेडिकल के समर्थन में जा रहा था। और रेडिकल जो था वो निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता दे रहा था। तो रेडिकल, और उसी समय की हम अगर एक और घटना की तरफ बात करें तो उस समय हुई थी हमारी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आप सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि कर दी थी और सभी को अपना उत्पादित माल बेचने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी, उत्पादन करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। और इस औद्योगिक क्रांति ने अनेक लोगों के लिए बहुत सारे क्षेत्र खोल दिए थे संपत्ति अर्जित करने के, या यूँ कहें व्यवसाय करने के लिए। तो इन सब विचारधाराओं के बीच ही समाज में क्या हुआ, औद्योगिक समाज की एक स्थापना हुई और समाज में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे। तो औद्योगिक क्रांति और इन विचारधाराओं का जो मिला जुला असर यूरोप के समाज पर पड़ा, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो हमारे सामने औद्योगिक समाज की एक तस्वीर उभर कर सामने आती है, जो ये बताती है कि उस समय अनेक व्यापारियों ने या कहें अनेक उद्योगपतियों ने अपने अपने उद्योग लगाए और इन उद्योगों के लिए उन्हें औद्योगिक नगरों को बसाने या उन उद्योगों के संचालन के लिए उन्हें जिन मजदूर वर्ग की आवश्यकता थी, उन मजदूरों ने अपने रहने के लिए जो आसपास में एरिया बसाया, उससे हम औद्योगिक नगर या औद्योगिक बस्तियां कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें औद्योगिक समाज हमारे सामने उभर कर आता है, या यह औद्योगिकरण का जो प्रभाव पड़ा था वो देखते हैं समाज पर। ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में आने वाली इन विचारधाराओं के कारण समाज में औद्योगिक नगरों का विकास होने लगा। निजी संपत्ति के अधिकार ने लोगों को उद्योग लगाने के लिए बढ़ावा दिया। लोगों ने उद्योग धंधे आरंभ किए। इन उद्योगों के लिए मजदूर वर्ग की आवश्यकता पड़ी। मजदूर आए और उन्होंने आसपास अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से औद्योगिकरण ने एक जो काम किया वो क्या था, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। और इन नगरों के विकास ने क्या किया, ठीक है ना, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। इन नगरों के विकास के साथ साथ ही शहरीकरण को बढ़ावा मिला और इस शहरीकरण के कारण एक समस्याएं हमारे सामने आती है। और ये समस्याएं थी कि ये जो औद्योगिक नगर बने, इनके लिए जो मजदूर हमें मिल रहे थे, इन मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। कारण क्या था, मजदूर अधिक थे, काम कम था। तो क्या हुआ, मजदूरी की कमी। ये एक समस्या थी मजदूर वर्ग की कि भाई इनको काम के घंटे तो होते थे बहुत ज़्यादा। मिल मालिक होते थे, ये काम 8 से 10 घंटे तक करवा लेते थे और मजदूरी के नाम पर इन्हें बहुत ही कम तनख्वाह देते थे। तो मजदूर वर्ग की ये एक बड़ी समस्या थी कि भाई इनको मजदूरी जो है काम के अनुसार बहुत कम मिल रही थी। फिर देखिए कि बेरोज़गारी भी ज़्यादा थी औद्योगिकरण के कारण। हमने जब औद्योगिक क्रांति पढ़ी थी तब मानव के स्थान पर मशीनें काम करने लगी थी और जो काम 10 मनुष्य मिलकर करते थे वो एक मशीन कुछ ही समय में कर देती थी। तो इससे क्या हुई, बेरोज़गारी में वृद्धि हुई। ठीक है ना। तो औद्योगिक क्रांति का एक प्रभाव ये पड़ा कि भाई बेरोज़गारी में वृद्धि हो गई, लोग बेरोज़गार हो गए और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। और इन औद्योगिक नगरों के विकास ने बड़े बड़े नगर तो बसा दिए, कच्ची बस्तियां बस गई, लेकिन वहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था थी उसका कोई सुचारू प्रबंध नहीं हो पाया। तो इस कारण से जो एक सामाजिक वातावरण के अशुद्ध होने की समस्या थी वह भी उभर कर सामने आने लगी। अब देखो यहाँ पर हमने 3 विचारधाराओं के बारे में पढ़ा। उनमें से उदारवादी
और रेडिकल, ये दो जो विचारधाराएं थी, इन विचारधाराओं के लोगों ने अपने उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, इनके अंदर भी, इनके द्वारा भी कई उद्योग संचालित हो रहे थे। और जब इनके अंडर में उद्योग धंधे थे तो भाई निश्चित सी बात है, लाभ इन्होंने कमाया, इनके पास काफ़ी पूंजी एकत्रित हुई। और ये वर्ग जो था, ये इन मजदूरों के विकास के लिए क्या चाह रहा था, थोड़ा बहुत प्रयास करना चाह रहा था। क्योंकि मजदूर अगर स्वस्थ होगा तो काम अच्छे से करेगा, मजदूर अगर पढ़ा लिखा होगा तो काम करने में उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा, है ना। तो यहाँ पर ये इनकी सफाई व्यवस्था, इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत सुधार करना तो चाह रहे थे, लेकिन इस जो ये व्यवस्था थी श्रमिकों की और मालिक वर्ग की, इसको भी बनाए रखना चाहते थे। यानी कि ये जो दोनों वर्ग थे, ये मजदूरों की स्थिति में सुधार कर करके अपनी जो एक परंपरा चल पड़ी थी उद्योगों के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही थी ये। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, निजी संपत्ति का अधिकार मिल रहा था, योग्यता के आधार पर सब लोग अपनी अपनी जो थी कंपनियां बना रहे थे और उनके अंदर काम कर रहे थे। तो ये जो व्यवस्थाएं थी, इनको लगातार आगे चलाए रखना चाहते थे और इन व्यवहार की आवश्यकता को महसूस करके सुधार करने का प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन ये दोनों ही वर्ग जो थे, ये एक बात के विरोधी थे। ये इस व्यवस्था को तो चलाना चाहते थे क्योंकि ये व्यवस्था क्या थी, कर्म पर आधारित थी कि जो योग्य है और जो काम कर रहा है उसको फायदा मिल रहा है। लेकिन ये जो जन्मजात विशेषाधिकारों की परंपरा थी ना, कि हम एक कुलीन वर्ग में पैदा हुए इसलिए अब हमारा सम्मान होना ही चाहिए, इस परंपरा के ये क्या थे, विरोधी थे। और इसके अलावा ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता से जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसका विकास होना चाहिए, उसको पूंजी रखने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो अपने बल पर आगे बढ़ता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यानी कि ये व्यक्तिगत योग्यता, परिश्रम में विश्वास करते थे और इसके आधार पर जो व्यक्ति आगे बढ़ता था उसका ये समर्थन कर रहे थे। अब देखिए कि इन सभी चीज़ों के साथ साथ ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का भी समर्थन करते थे। यानी कि ये जो दोनों वर्ग थे, ये कहते थे कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी सरकार का या राजा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है या अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और ये जो प्रयास थे इनको इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर बना दिया था। ये क्या थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। और इस प्रकार के जो विचारधाराएं थी ये कहाँ कहाँ फैल रही थी, केवल फ्रांस में नहीं थी। फ्रांस की तो क्रांति हो ही गई थी, फ्रांस से तो इनका प्रादुर्भाव हुआ था, जड़ थी इनकी फ्रांस में। फ्रांस के अलावा रूस, जर्मनी, जापान, जापान नहीं था, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, प्रशा, ये जो सारे यूरोप कंट्रीज़ थे, पूरा यूरोप, यहाँ हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से यूरोप के सभी राष्ट्रों में इस तरह के विचारधारा का प्रचार चल रहा था। तो आज हमने यूरोप के अंदर समाजवाद, यानी कि इस लेसन के अंतर्गत तो हमारा समाजवाद अभी तक आया नहीं है। अभी तक तो हमने केवल फ्रांस की क्रांति का यूरोप के अन्य राष्ट्रों पर जो प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव के कारण जन्म लेने वाली विचारधाराएं और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से समाज के अंदर जो प्रभाव पड़ रहा था, उन विचारधाराओं का और औद्योगिक क्रांति का मिला जुला जो अन्य राष्ट्रों पर प्रभाव था, उस पर एक चर्चा की है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम समाजवाद के बारे में आगे अध्ययन
करेंगे। तब तक के लिए आप इतने नोट्स बनाएंगे और इनको एक बार किताब से भी पढ़ेंगे।